Good morning, students. Today we are going to discuss the 14 principles of management. 14 principles दिए गए हैं मैनेजमेंट के जो आज भी एप्लीकेबल हैं और पहले भी एप्लीकेबल थे. ये किसने दिए थे? We will discuss in this lecture. तो these 14 are division of work, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest, remuneration, the degree of centralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure of personal, initiative, spirit, decor. तो ये दिए गए थे हेनरी फेयल ने. हम बात करते हैं कि ये हुआ कैसे. In the last century, organizations already had to deal with management in practice. Normally management शुरू हो गई थी लास्ट सेंचुरी में. पहले छोटी छोटी कंसर्न होती थी, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़े होते चले गए 1900 में, तो प्रोडक्शन फैक्ट्रीज को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था. एट दैट टाइम देयर वर ओनली फ्यू मैनेजमेंट टूल्स. कुछ ऐसे मैनेजमेंट टूल्स थे, कुछ मॉडल्स थे जिनको हम अप्लाई करते थे सो दैट हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से चलता रहे. लेकिन साइंटिस्ट हेनरी फेयल ने फर्स्ट फाउंडेशन दी विच वर लेड फॉर मॉडर्न साइंटिफिक मैनेजमेंट. मॉडर्न साइंटिफिक मैनेजमेंट. These first concepts are also called principle and the underlying factors for successful management. उन्होंने कहा कि अगर ये 14 प्रिंसिपल्स को उस मैनेजमेंट में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छी तरह से मैनेज हो पाएगा. दिस वाज गिवन इन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन द बुक जो पब्लिश हुई थी 1916 में, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट. इस किताब में उन्होंने ये लिखे थे. नाउ हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे. डिवीजन ऑफ वर्क, द फर्स्ट वन. पहला वाला है डिवीजन ऑफ वर्क. दैट मींस कि वर्क को डिवाइड करना. वर्क शुड बी डिवाइडेड अमॉन्ग इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स टू एंश्योर दैट एफर्ट एंड अटेंशन आर फोकस्ड ऑन स्पेशल पोर्शंस ऑफ द टास्क. काम ऐसे डिवाइड करना है कि फेयल ने कहा कि जिस तरह की वर्क स्पेशलाइजेशन है, अगर मुझे सीएनसी आती है तो मुझे सीएनसी के ऊपर काम करने के लिए दिया जाए. ऐसा नहीं है कि मुझे किसी लेथ मशीन, मैकेनाइज्ड मशीन के ऊपर काम दिया जाए. सो डिवीजन ऑफ वर्क शुड बी लाइक दैट कि मशीन के ऊपर वही काम करे जो उस मशीन का एक्सपर्ट हो, एंड जो कोई बंदे की या आदमी की, वर्कर की एक्सपर्टीज है उसके हिसाब से उसको वर्क दिया जाए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अकाउंट्स वाले आदमी को हम लगा दें किसी वर्कशॉप फ्लोर के ऊपर. सेकंड इज अथॉरिटी. द कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर क्लोजली रिलेटेड. नाउ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपस में थोड़े मिलते जुलते टर्म्स हैं. जिसके पास अथॉरिटी होगी उसी को ही रिस्पॉन्सिबल भी माना जाएगा, गलत के लिए या ठीक के लिए. अथॉरिटी, फेयल ने कहा, इट वॉज राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड द पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस. उसने कहा कि ये अधिकार दिया जाता है. अथॉरिटी किसको कहेंगे? कि अगर किसी के पास ऑर्डर देने का अधिकार हो और अपना कहना मनवाने की पावर हो तो ही इज अथॉरिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व्स बीइंग अकाउंटेबल. रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि उसको अकाउंटेबिलिटी है कि कोई काम गलत हुआ या ठीक हुआ उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी. तो नेचुरली इट इज एसोसिएटेड विद द अथॉरिटी एंड whomsoever assumes authority also assumes responsibility. लेकिन जो अथॉरिटी होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे डेलीगेट कर देता है, काम आगे बांट देता है. थर्ड इज डिसिप्लिन. फेयल ने कहा कि कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन एक कॉमन एफर्ट चाहिए. तो कॉमन एफर्ट करने के लिए डिसिप्लिन होना ही चाहिए. पेनल्टीज शुड बी अप्लाइड जुडिशियली टू एनकरेज दिस कॉमन एफर्ट. अगर 10 बंदे काम कर रहे हैं तो 10 में से 3 नहीं कर रहे हैं, उनका डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए वो कहता है कि पेनल्टी उनके ऊपर डाली जाए, व्हाट एवर मे बी हिज स्टेटस. उसकी स्टेटस को नहीं देखना, तो डिसिप्लिन तभी मेंटेन हो पाएगा. फोर्थ इज यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर्स ओनली फ्रॉम वन मैनेजर. मुझे ऑर्डर एक ही तरफ से मिलना चाहिए. अगर एक से ज्यादा तरीके से मिलेगा तो आई विल बी कंफ्यूज. मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि किसकी बात माननी है किसी ने नहीं. मुझे एक ही तरफ से कमांड आनी चाहिए. ये मैनेजमेंट का एक बहुत फंडा है जो आगे हम मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में ध्यान रखेंगे. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन.
यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस मीन कि हम सभी एक ही तरफ चलने चाहिए। द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स ए कॉमन ऑब्जेक्टिव इन ए कॉमन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव है कि वो कम से कम पैसे में काम चलाए, तो उसका ऑब्जेक्टिव वही वाला सभी वर्कर्स का, सभी मैनेजमेंट का, सभी मैनेजर्स का यही फंक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये मोटिव है कि हमें हाईएस्ट सेफ्टी लेनी है या हाईएस्ट क्वालिटी लेनी है, तो वही वाला ऑब्जेक्टिव सबका होना चाहिए। सिक्स्थ वन इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। जो एक बड़ा इंटरेस्ट है उसमें किसी अपने आदमी का अपना इंटरेस्ट है तो उसको सबऑर्डिनेट कर देना, दैट मीन्स उसको छोटा मानना है। छोटा मानना मीन्स उसको छोड़ देना, दिमाग से हटा देना। द इंटरेस्ट ऑफ वन पर्सन शुड नॉट टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। अगर ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई इंटरेस्ट कहीं क्लैश करता है एक आदमी के साथ, तो उस आदमी को अपना इंटरेस्ट छोड़ देना चाहिए, उसके दिमाग में जो चल रहा है उसको दिमाग से हटा देना चाहिए। रिम्यूनरेशन, पे पैकेज, मैनी वेरिएबल्स, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो अकाउंट लिए जाते हैं अगर वर्कर रेट ऑफ पे हमने निकालनी है, डिटरमिन करनी है। दैट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग। एक नॉर्मल आदमी को या उसके स्टेटस के आदमी को कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी होती है, उसकी सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड पर्सनल है या नहीं है। एक आदमी हो सकता है यहाँ पे आपको किसी अच्छे स्टेटस में आदमी मिल जाए 2000 रुपए पर डे के हिसाब से, लेकिन मान लो कहीं और दूर भेजते हैं तो वहां पे क्वालिफाइड पर्सनल नहीं मिल रहे, तो उसको वहां 4000 देने पड़ेंगे आपको। जनरल बिजनेस कंडीशन, अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो आपको पे पैकेज थोड़ा अच्छा देना चाहिए। एंड द सक्सेस ऑफ बिजनेस, अगर उन वर्कर्स की वजह से सक्सेस मिल रही है तो आपको वो पे पैकेट में उनको रिटर्न करना चाहिए। तो ये उसने हेनरी फेयल ने कहा है। सेंट्रलाइजेशन, फेयल ने कहा कि सेंट्रलाइजेशन इज लोअरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट रूल। सेंट्रलाइजेशन मींस पावर एक जगह इकट्ठी कर देना। अगर एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो नीचे वाले जो हैं उनका अपना रोल कम हो जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन इसका उल्टा है। डिसेंट्रलाइजेशन मीन कि नीचे वालों की इंपॉर्टेंस थोड़ी बढ़ रही है। जैसे हमारे देश में हम देखते हैं कि सेंटर में पावर होती है लेकिन स्टेट की डिसेंट्रलाइज पावर होती है। जो स्टेट वाले हैं उनका भी कुछ कथन माना जाता है, उनको भी सुना जाता है। दैट मीन्स दे हैव सम इंपॉर्टेंस। The degree to which centralization and decentralization should be adopted depends on the specific organization in the which manager is working. तो कहाँ पे वो काम कर रहा है, कितनी डिसेंट्रलाइजेशन करनी है पावर, कितनी सेंट्रलाइजेशन करनी है, मैनेजर के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। स्केलर चेन, स्केलर चेन मीन्स एक लाइन में चलती हुई चेन। अथॉरिटी स्केल कैसे है, ऊपर से नीचे अथॉरिटी कैसे चल रही है, दैट इज चेन लाइक होना ऐसे ही चाहिए। ईच मैनेजर फ्रॉम द फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर टू द प्रेसिडेंट पोजेस सर्टेन अमाउंट ऑफ अथॉरिटी। ऊपर से लेकर नीचे तक या नीचे से लेकर ऊपर तक अथॉरिटी कुछ ना कुछ ऐड होती है या घटती है। द प्रेसिडेंट पोजेसेस द मोस्ट अथॉरिटी, जो सबसे ऊपर है उसकी अथॉरिटी हाईएस्ट होती है, और सबसे नीचे फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर हैज द लीस्ट अथॉरिटी, सबसे नीचे की अथॉरिटी कम होती है। लोअर लेवल मैनेजर शुड ऑलवेज कीप अपर लेवल मैनेजर इन्फॉर्म्ड। एक लेवल अपने ऊपर जो मैनेजर हैं उनको हर काम की एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है और उनको आगे पास ऑन करनी है। द एग्जिस्टेंस ऑफ स्केलर चेन एंड एडहेरेंस टू इट आर नेसेसरी इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी सक्सेसफुल। इस तरह की वो चेन कहता है कि होनी चाहिए, हर लेवल पे एक एक अथॉरिटी बढ़ती चली जाइए और हर एक लेवल पे उसको इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी चाहिए। 10th इज ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स के सब कुछ तरीके से होना चाहिए। कैसे? फॉर द सेक ऑफ एफिशिएंसी एंड कोऑर्डिनेशन ऑल मटेरियल पीपल रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ वर्क। अगर सुपरवाइजर्स 10 लगे हुए हैं, दे शुड बी ट्रीटेड एज इक्वली एज पॉसिबल। एक ऑर्डरली मैनर में एक जैसा ही उनके साथ बिहेवियर होना चाहिए, उनका सैलरी एक जैसी होनी चाहिए, उनका स्टेटस एक जैसा मानना चाहिए। इक्विटी मिलती जुलती बात है, बट ऑल एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड एज इक्वली एज पॉसिबल। कोई रिलेशन में है या हाई पोस्ट से आया है या हाई क्वालिफाइड है, ऐसा नहीं है कि उसको अधिकार है कि लोअर लेवल के आदमी को गलत तरीके से ट्रीट करे, तो सबको एक ही जैसा ट्रीट करना चाहिए। 12th is stability of tenure of personnel.
जितने वहां पे वर्कर्स हैं, रिटेन करना, उनको वहीं रोक के रखना। प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज शुड ऑलवेज बी ए हायर प्रायोरिटी ऑफ द मैनेजमेंट। जितने अच्छे एम्प्लॉय हैं, प्रोडक्टिव हैं, उनको वहां उस कंपनी में रोक के रखना शुड बी द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ मैनेजमेंट। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कॉस्ट as well as increased product reject rate are usually associated with hiring new worker। आप रोज नए वर्कर ले आएंगे तो उनकी रिक्रूटमेंट की कॉस्ट, प्रोडक्शन रिजेक्ट, क्योंकि नए वर्कर को ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो इसलिए पुराने वर्कर्स को रोक के रखना इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ द मैनेजमेंट। 13 इज इनिशिएटिव। मैनेजमेंट को कोशिश करनी चाहिए दैट ही शुड एनकरेज वर्कर इनिशिएटिव। वर्कर को कुछ नया करने की, आगे बढ़ने की उसको हिम्मत देनी चाहिए, एनकरेजमेंट देनी चाहिए, सो दैट कि वो एडिशनल वर्क करे और नया काम करे अपनी, बिना किसी की गाइडेंस से, अपनी डायरेक्शन से ही। तो दिस इज नोन एज एफिशिएंट। तो एफिशिएंट इनिशिएटिव जो है वो अलाउड होना चाहिए। फाइनली 14वां है एस्पिरिट डी कॉर्प। Aspirate D Corp means a team effort. Management should encourage harmony and general good feeling among employees. आपस में 10 वर्कर्स हैं तो उनकी एक टीम वर्क होना चाहिए। दे शुड फील हैप्पी, हार्मोनी, एक दूसरे के साथ खुशी होनी चाहिए कि वो आगे बढ़ रहा है, और गुड फीलिंग उनमें कम्युनिकेट करनी चाहिए। सो दीज वर द 14 प्रिंसिपल्स। इनका कंक्लूजन है कि ये 14 प्रिंसिपल्स आर द यूजफुल टूल्स फॉर फोरकास्टिंग, प्लानिंग, प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। Many of these matters are still used based on common sense। नॉर्मली छोटे ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन सेंस से होती है, लेकिन फेल्स ने ये कहा कि ये वाली आज भी बड़ी लॉजिकल प्रिंसिपल्स के साथ बड़े उसमें यूज किया जाना चाहिए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।